हम लोगों ने कल अ, बाब तीसरा सीन दूसरा देख लिया था यहाँ तक, ठीक है। एक बार सरसरी तौर पे हम लोग देख लेते हैं कि इसमें इन्होंने क्या कहा है खूबसूरत बला में। तो पहले बाब के पहले सीन में दिखाया गया है। आवाज़ क्लियर है? जी सर। हाँ, आवाज़ क्लियर है। और जब आप लोगों को कोई अगर परेशानी हो, कन्फ्यूज़न हो, तो आप लोग माइक ऑन करके सवाल कर लीजिए, और जब मैं पूछूं तो जवाब दे दीजिए इंस्टेंटली, और उसके बाद फिर माइक ऑफ कर लीजिए, ठीक है। चलिए, शुक्रिया आप लोगों का कोऑपरेट करने के लिए। अब मैं मुख्तसर फटाफट बता करके फिर वहाँ से शुरू करूँगा। तो पहले बाब में हम लोगों ने देखा था कि स्टेज पर नेकी और बदी के दरमियान में गुफ्तगू होती है। नेकी अपनी तारीफ़ और जो बदी है वो अपनी बड़ाई बयान करती है। उसके दरमियान फिर शर्त तय पाती है, और फिर वो दोनों अपने अपने आशिकों, अपने अपने तलबगारों का हाल बताती है। उसके बाद जो है हम लोग उसी सीन में शमसा को देखते हैं। शमसा कत्लू हमारे सामने आ जाता है। उसके बाद जो है तौफीक का भी किरदार हमारे सामने पहले ही मंज़र पे आ जाता है, और ये मंज़र वाज़े पूरी तरह से नहीं होता जब तक हम लोग आगे नहीं देखते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि एक किरदार खैर सल्ला वो हमारे सामने आता है। ये किरदार नहायत ही वालेकुम सलाम, ये किरदार जो है नहायत ही शरपसंद, मक्कार किस्म का, खुदगर्ज किस्म का है, और तफरी पैदा करने का एक ज़रिया है इस ड्रामे में। तो ये किरदार हमारे सामने में आता है खैर सल्ला, जो कि एक मोची का लड़का होता है, किसी तरह जमादार बनता है, और फिर शमसा के भाई जो कि बादशाह है उसके कत्ल में ये शामिल रहता है। इसके एवज़ में इसे तुगरुल बेग जो कि सिपा सालार है उसका एडिकोंग बना दिया जाता है, और ये अपनी पुरानी ज़िंदगी से दूर जा कर के अपनी नई ज़िंदगी पर इतराता है। उसका एक नौकर है सैफू, जो उनको आईना दिखाता रहता है बीच बीच में। खैर सल्ला चूँकि अब एडिकोंग हो चुका है, इसलिए अपनी पुरानी ज़िंदगी से दूर जाना चाहता है, हत्ता कि अपने पुराने घर और अपनी पुरानी जोरू यानी बीवी को भी छोड़ देना चाहता है। नई शादी करने के लिए एक नई फैशनेबल बीवी, चूँकि वो अब अमीर हो चुका है, फैशनेबल हो चुका है, तो वो जदीद तर्ज़ की बीवी भी चाहता है। उसके लिए वो एजेंट को बुलवाता है, एजेंट को बताता है कि उसको कैसी बीवी चाहिए। उसके बाद हम लोग तीसरे सीन में देखते हैं ताहिरा के महल को, जिसमें ताहिरा का किरदार सामने आता है। ये एक मुस्बत किरदार है जो कि बादशाह से लगाव रखती है, और बादशाह के बेटे सोहेल की परवरिश करती है। ताहिरा तौफीक की बीवी है। और इसी सीन में हम लोग तुगरुल को देखते हैं, जो कि आ करके ताहिरा को ये ख़बर देता है कि जंग में हमारी फ़तेह हुई है, लेकिन बादशाह शहीद हो गए हैं। इसके बाद चूँकि ये इसका साजिश का हिस्सा रहता है कि शमसा अपने भाई को भी कत्ल करवा दी है बादशाह को, और अपने भाई के बेटे यानी सोहेल को भी वो कत्ल करवाना चाहती है, जिसके लिए वो एक साजिश रचती है जिसमें कत्लू शामिल है, तुगरुल बेग भी शामिल है। और चूँकि ताहिरा जो है एक मुस्बत किरदार है, हौसलामंद किरदार है, तो उसको फंसाने के लिए अपने जाल में वो उसके शौहर तौफीक की एक अंगूठी दिखाता है। तौफीक अभी शमसा की क़ैद में है, और उसके सोते वक्त तुगरुल उसकी अंगूठी लेकर के आ जाता है, और वो ताहिरा को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन ताहिरा मैनिपुलेट किसी तरह नहीं होती है। उसी दौरान जनरल कहरमान जो है उसकी मदद से रिहाई पा कर के तौफीक अपने महल में आ जाता है, और उसके बाद तुगरुल की जो ये दगाबाजी है उसको वो फाश कर देता है। तुगरुल वहाँ से रुसवा होकर के चला जाता है। तौफीक और ताहिरा के दरमियान में बातें होती है, सीन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं चौथे सीन में खैर सल्ला का महल, यानी कि चूँकि उनको पहले दूसरे सीन में दिखाया गया था कि खैर सल्ला शादी के लिए तलबगार है, तो अब उनकी शादी हो गई है, और उनकी बीवी का किरदार मैडम के नाम से है, और ये एक फैशनेबल बीवी है जो कि उसकी पुरानी बीवी 8 रुपये में खर्च चलाती थी, लेकिन ये 800 रुपये में भी नहीं चला पाती है। और इससे भी अंदाज़ा होता है कि फैशनेबल का क्या मतलब है, यहाँ पे क्या दिखाना चाह रहे हैं वो। बहरहाल इसमें इस पूरे सीन में ये दिखाया जाता है कि खैर सल्ला का कुछ भी नहीं चलता है, अपनी बीवी के ऊपर में ज़रा भी रोब दबदबा नहीं दिखा पाता है। उल्टा उसकी बीवी ही अब रोब और दबदबा दिखाती है। जब कप्तान आता है और कप्तान से जब ये उस तरह से लुभाने वाली बातें करती है, और बीच में जब खैर सल्ला रोकना चाहता है तो उसी को वो झाड़ देती है। ये सीन
यहीं पे ख़त्म हो जाता है इस तरह। उसके बाद हम लोग देखते हैं पहले बाब का सीन 5वां, जिसमें किला टावर का जिक्र है, यानी कि चूँकि बादशाह को मरवा दिया गया है शमशा के ज़रिए। शमशा जो है ताज व तख्त पर नज़र रखी हुई थी और उसका एक वारिस था सुहेल, उसको भी मरवाना था। इसीलिए अब जो है तुगरुल बेग अपनी सिपाहियों के साथ वो आ जाते हैं और तौफीक के सिपाहियों के साथ जो है जंग होती है। तौफीक के सिपाही हार जाते हैं। तौफीक ताहिरा से मिलने के लिए आते हैं और ताहिरा को वो कहता है कि हमें बादशाह के वारिस को बचाने के लिए अपने वारिस को कुर्बान करना होगा, यानी कि रशीद की कुर्बानी देनी होगी। और फिर गुफ्तगू होने के बाद ताहिरा मान जाती है। ताहिरा पर वो अश करके वापस चला जाता है और फिर ताहिरा अपने बेटे रशीद को बेहोश कर देता है ताकि जब उसकी गर्दन को काटा जाए तब उसे दर्द ना हो। उसके दरमियान में गुफ्तगू होती है और उसके बाद जो है फिर तुगरुल जो है अपने फ़ौज के साथ वहीं पे महल के अंदर आ जाता है और फिर सफदर को कोड़े मारने के लिए कहा जाता है, लेकिन सफदर जो है उसका एक सिपाही कोड़ा नहीं मारता है, जिसके पादाश में उसको गोली मार दिया जाता है। और फिर कुछ ही देर में दिखाया जाता है कि स्टेज पर तौफीक भी ज़ख्मी हालत में हथकड़ी में जकड़े हुए आता है और फिर जब वो कुछ देर और भी बहस व मुबाहिसा करता है तो उसे भी गोली मार दिया जाता है। उसके बाद जो है ताहिरा से तलब किया जाता है कि सोहेल दे दो वरना तुम्हारी भी यही हालत होगी। तो ताहिरा चूँकि पहले से मंसूबा बना चुकी थी कि रशीद को उसकी जगह पे कुर्बान करना है और बेहोश कर चुकी थी, तो ताहिरा सोहेल बना करके उसको पेश करती है और रशीद को तुगरुल जो है सोहेल समझ करके कत्ल कर देता है खंजर से। ये सीन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो है अगला जंगल, यानी कि शमशा को ये खबर मिल जाती है कि ताहिरा ने तुगरुल की आंखों में धूल झोंक दिया है और सोहेल को बचा लिया गया है। चूँकि सोहेल को हश्शाम जो है चोर दरवाज़े से लेकर चला जाता है, तो सोहेल की तलाश में शमशा अपने सिपाहियों को भेजती है और इस सीन में यही दिखाया जाता है कि तमाम सिपाही मिलकर जंगल में उसको तलाश कर रहे होते हैं। उसके बाद हम लोग दूसरे बाब का सीन दूसरा देखते हैं, जिसमें बाग का सीन है। इस बाग के सीन में होता यह है कि एक नया किरदार जो कि तस्नीम है वो मंजर आम पर आती है और तस्नीम की सहेलियां जो है गाना गा रही होती है, उसको छेड़ रही होती है। उसी दरमियान में शेर आ जाता है। शेर को देख के तमाम सहेलियां भाग जाती हैं और तस्नीम वहीं पे बेहोश होकर के गिर जाती है। वहीं पे शहरयार आता है और शहरयार जो है उसको अपनी गोद में लेकर के उससे गुफ्तगू होती है। उसी दरमियान फैज़ू आ जाता है और फिर फैज़ू उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर फैज़ू और शहरयार के दरमियान में इसी तरह की गुफ्तगू होती है, क्योंकि शहरयार से तस्नीम जब गुफ्तगू करना चाहता है तो फैज़ू बीच में मुखिल बनता है। बहरहाल तो फैज़ू वहाँ से जाता है। फिर शहरयार और तस्नीम की गुफ्तगू होती है और तस्नीम का दिल शहरयार पर, शहरयार का दिल तस्नीम पर आ जाता है। ये सीन यहीं ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो है दूसरे बाब का सीन तीसरा शुरू होता है, अगला महल। इसमें जो है दिखाया जाता है कि शमशा और कत्लू के दरमियान में गुफ्तगू होती है कि शमशा से कत्लू जो है ये कहती है कि चूँकि अब जो है तुम्हें ताज तख्त मिल चुकी है और तुम्हें आज़ादी भी मिल गई है, लिहाजा जिस बात पर मैंने तुम्हारा साथ दिया था, यानी कि शादी करने के वादे पर, तो अब शादी कर ली जाए। शमशा उससे मुकर जाती है, लेकिन फिर जब कत्लू उसे धमकी देता है कि अभी भी मैं ताज तख्त को उल्टा सकता हूँ, तो फिर वो राज़ी हो जाती है। वो कहती है कि सोहेल को मार दो, उसके बाद फिर शादी कर लेंगे। ये सीन यहीं ख़त्म हो जाता है। उसके बाद दूसरे बाब का सीन चौथा हम लोग देखते हैं, जिसमें महल तस्नीम का जिक्र होता है। महल तस्नीम में दिखाया ये जाता है कि तस्नीम का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के मौके पर तुगरुल बेग जो है अपने मातहत खैरसल्ला को मोतियों का हार लेकर के उपहार के तौर पे भेजता है और दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट शहरयार जो है अपने मातहत माशाअल्लाह को फूलों का हार लेकर के भेजता है। इन दोनों के दरमियान में हम कलामी होती है, दोनों गुफ्तगू करते हैं और बाद में जो है जब तस्नीम आती है तो तस्नीम जो है उज़्र ये पेश करती है कि मोतियों का हार सिर्फ अमीरों के लिए है और जो फूलों का हार है वो गरीबों के लिए और आम भी है, हर जगह ये जो है आम है। इस वजह से वो शहरयार के हार को वो कबूल करती है। लेकिन असल में होता यह है कि वो शहरयार के हार को कबूल इसलिए करती है क्योंकि पहले ही मोहब्बत हो चुकी होती है। बहरहाल ये सीन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो है दूसरा सीन बाब दूसरा सीन पाँचवां शुरू होता है जंगल के नाम से, जिसमें कहरमान जो है ये कहता है, चूँकि कहरमान सिपा सालार है, सिपा सालार या सिपाही है, ओहदे पर है वो शमशा की फ़ौज में, लेकिन इनका जो दिल है वो
ये ताहिरा और सुहेल की तरफ है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि बादशाह के कत्ल में शमसा का हाथ है, इसलिए वो उनके जो वारिस हैं सुहेल, उनको उनका हक दिलाने के लिए इनके साथ है। बहरहाल इसमें जो है यही दिखाया जाता है कि किस तरह से सुहेल और ताहिरा शमसा की फ़ौज से छुप छुपा करके कहाँ पे, पहाड़ी में वो सहारा लेकर के रहते हैं। उसके बाद दूसरे बाब का छठा सीन शुरू होता है, अगला महल, जिसमें दिखाया जाता है कि खैरसल्ला तस्नीम के महल से जब वापस आता है तो वो तुगरुल को बताता है कि तस्नीम ने आपके हार को फेंक दिया और 1000 गालियाँ दी, जिसकी वजह से तुगरुल बेइंतहा गुस्से में आ जाता है। और फिर जब खैरसल्ला बताता है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके हार को फेंक दिया गया, बल्कि आपके रकीब गोया के शहरयार के हार को कबूल कर लिया गया है, तो तुगरुल जो है उससे बदला लेने के लिए आग बबूला हो जाता है कि वो उसे कत्ल कर देगा। उसके बाद फिर एक सीन आता है, 7वां सीन, जिसमें महल तस्नीम को दिखाया जाता है। इस सीन में होता ये है कि तस्नीम और शहरयार रूमानी बातें कर रहे होते हैं। शहरयार किसी काम से ज़रा बाहर जाता है, उसी दरमियान में तुगरुल आ जाता है वहाँ पे, और तुगरुल और तस्नीम के दरमियान में गुफ्तगू होती है, काफ़ी गर्म गुफ्तगू होती है। और फिर तुगरुल जो है बढ़ करके झटके से उस हार को तोड़ देता है जो शहरयार ने जन्मदिन के मौके पर दिया था। उसी वक्त जो है फिर शहरयार वहाँ पे आ जाता है। शहरयार और तुगरुल में गुफ्तगू होती है, काफ़ी गर्म गुफ्तगू, चूँकि शहरयार मातहत है तुगरुल के, और फिर इन दोनों में जो बातें होती हैं तो तुगरुल जो है अपने ओहदे का दबदबा दिखाना चाहता है, लेकिन ये मरूब नहीं होता है और इस्तीफ़ा दे करके कहता है कि मैं तस्नीम को ही कबूल करूँगा, जिसके पादाश में शहरयार को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। सीन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो है बाब दूसरा सीन 8वां शुरू होता है, महल मुमताज़। ये नया किरदार हमारे सामने में वक़ूफ़ पज़ीर होता है। मुमताज़ जो है वो अंग्रेज़ी पढ़ी लिखी मॉडर्न ख़यालात के फैशनेबल औरत है, और ये माशाअल्लाह की बीबी है, माशाअल्लाह, जो कि लेफ्टिनेंट शहरयार का मातहत है। तो इस किरदार में और खैरसल्ला की बीवी के किरदार में मुमासिलत है। ये दोनों किरदार जो है फैशनेबल है, और ये दोनों ही किरदार अपने शौहरों को उंगलियों पर नचाती है, शौहरों की एक बात नहीं सुनती है, अपनी मर्ज़ी चलाती है, जो मन में आता वो करती है। गोया के इन दोनों की वजह से ये दोनों किरदार जो है खैरसल्ला और मुमताज़, माशाअल्लाह, ये दोनों बेइंतहा परेशान होते हैं। यहाँ तक नौबत आ जाती है कि वो अपनी अपनी जान देना भी चाहते हैं। तो ये सीन में इन दोनों को ही जाहिर किया जाता है। उसके बाद बाब दूसरा सीन 9वां शुरू होता है, कोर्ट मार्शल, यानी कि जब अभी तस्नीम के आशिक शहरयार को गिरफ़्तार कर लिया जाता है तो उसका कोर्ट मार्शल होता है। तुगरुल जो फरमान सुनाने के लिए कहता है, तो सर रिश्तेदार जो है वो फरमान सुनाता है कि चूँकि शहरयार ने खिलाफत बगावत की है कि अपने जो अफसर बाला हैं, जो उनके आला अफसरान हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं, छावनी से दूर रहते हैं और इस्तीफ़ा दिए बग़ैर जो है मतलब वो काम करना शुरू कर देते हैं, और जो फ़र्ज़ पर है उस वक्त काम कर रहा होता है, जैसे कि तुगरुल, उस पर वो हमला करता है। ये कुछ इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, जिसके पादाश में ये हुक्म दिया जाता है कि 25 मुहर्रमुल हराम 1206 हिजरी में उसे शहीद कर दिया, उसे कत्ल कर दिया जाए। लेकिन होता यह है कि ऐन मौके पर जनरल कहरमान आ जाता है और वो उसे बचा लेता है। उसके बाद फिर सीन बाब तीसरा सीन पहला हमारे सामने आता है, बीच का जंगल। इसमें दिखाया जाता है कि सुहेल जो है जंगल जहाँ पे वो है उस जगह की तारीफ़ कर रहा होता है। हशाम और सुहेल के दरमियान गुफ्तगू होती है, उसी दरमियान में शमसा के सिपाही आ जाते हैं और फिर सुहेल को गिरफ़्तार करके ले करके जाते हैं। उसके बाद तीसरा सीन दूसरा हमारे सामने आता है, महल। इसमें बस सिर्फ इतना होता है कि शमसा को आकर के कत्लू ये ख़बर देता है कि ये खुशखबरी है तुम्हारे लिए कि सुहेल अब हमारे कब्ज़े में है। तो शमसा उसे हुक्म देती है कि जाओ उसे जल्दी कत्ल कर दो, लेकिन कत्लू समझाता है कि नहीं, अभी क्या ज़रूरत है, अभी अगर अचानक से कत्ल कर देंगे तो रियाया बगावत पर उतर आएगी। उसे क्या करते हैं, एक करीने से मारते हैं कि एक घर में उसे कैद कर देते हैं, रात में उसे बम से उड़ा देंगे, कहेंगे कि इत्तेफाकन मौत हो गई। उसके बाद सीन ख़त्म हो जाता है। बाब तीसरा सीन तीसरा हम लोग अब यहाँ से शुरू करेंगे। वाज़ेह है चीज़ें? जी सर। यहाँ तक क्लियर था ना? मुख्तसर में हम लोग यहाँ पे आए हैं चूँकि इन सब को हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग जो है शुरू करेंगे बाब तीसरा सीन तीसरा। आप YouTube के नाज़रीन के लिए ये खुशी की बात है कि मैं अपने बैच में
अपने मेंबर्स को जिस तरह से तैयार कराता हूँ और हर यूनिट के बाद जिस तरह से इम्तिहान लेता हूँ, उसका एक नमूना इस वीडियो के लिंक में दिया गया है। आप उस लिंक के ज़रिए जाइए, इम्तिहान दीजिए और अंदाज़ा लगाइए कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपने कितने सवालात को सही किया है। ये अंदाज़ मेरे मेंबर्स के लिए अपनाया जाता है और इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ अंदाज़ के ज़रिए उन्हें तैयार किया जाता है ताकि हर तरह से वो तैयार हो सकें। बहरहाल, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसी तरह की तैयारी के लिए और आप लेक्चर्स भी देख रहे हैं, तो आप हमारे कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं राब्ता करूँगा। तो अब चूँकि उनको इस करीने से मारना है कि अवाम जो है वो बगावत पर ना उतर आए। चलिए, महल अलमारी वाला ये देखते हैं इसमें क्या है। मुमताज़ का किरदार है यहाँ पे। मुमताज़ किसकी बीबी है, ज़रा बताइए अब। माशाअल्लाह की बीबी मुमताज़ है। चलिए, मालूम नहीं मिस खैरसल्ला अभी तक क्यों नहीं आई। मैंने उनके लिए पार्टी की है और उन्होंने थिएटर चलने का वादा किया है। मेम आकर, यानी स्टेज पर अब ये मेम आएगी, यानी खैरसल्ला की बीबी। मुमताज़, मुझे माफ़ करना कि टाइम कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं हुआ है। मुमताज़, आहा आप आ गईं, कोई मुज़ायका नहीं, टाइम कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है। मतलब ये है कि ये दोनों चूँकि देखिए मॉडर्न ख़यालात की है ना, तो पार्टी कर रही हैं, पार्टी कर चुकी हैं, उसके बाद इन्हें जो है वो थिएटर जाना है। थिएटर यानी कि फ़िल्म देखने के लिए जाना है। ज़ाहिर सी बात है, आप देखते हैं फ़िल्मों में मॉडर्न लड़कियों को किस तरह दिखाया जाता है, तो उन्हीं चीज़ों को एज्यूम करके चलिए। तो ये लोग जो है अब थिएटर के लिए निकल रही थी, ठीक है। कौन? मुमताज़ और मिस खैरसल्ला मैडम, जिसको मेम लिखा गया है। दोनों मैडम और मेम दोनों एक ही है, खैरसल्ला की बीवी। चलिए, उसके बाद खैरसल्ला आकर अब मुझे, अच्छा असल में क्या था कि इसके आगे की कुछ बातों को मैं बता देता हूँ कि खैरसल्ला की जो बीवी आती है वो आकर के मुमताज़ को बताती हैं कि मैंने अपने शोहर और तुम्हारे शोहर को देखा है कि वो लोग जो है पागल बने फिर रहे हैं, ठीक है। असल में वो लोग जो है मंसूबा बना रहे थे। माशाल्लाह चूँकि बहुत तंग आ चुका होता है तो वो मरना चाहता है, लेकिन फिर वो लोग मंसूबा बनाता है कि ऐसा करते हैं, बीवी को मौत की खबर दे करके उसे सदमा पहुँचाते हैं। तो ये लोग क्या है, फ़िल्म नहीं देखने जाती है, रुक जाती है, बोलती चलो ठीक है, अगर वह लोग बहरूपिया बने हैं तो यहाँ पे आने दो, उन्हीं लोग से मज़ा ले लेंगे, फ़िल्म का मज़ा उन्हीं लोगों से मिल जाएगा। तो वह लोग नहीं जाती है, रुक जाती है। तो खैरसल्ला अब वहाँ पे आता है। अब वो देखिए, अब मुझे मुर्दे की खबर पहुँचानी चाहिए। हाय हाय बड़ा गज़ब हो गया, बेचारा मर गया। अब यहाँ पे ये कहता है कि इसको आकर के, मतलब अपनी बीवी और माशाअल्लाह की बीवी से मुखातिब होकर के, कि मुझे मुर्दे की, यानी वो मुर्दे की खबर देने के लिए आया है। अब ये मुर्दा कौन है देखिए, मुमताज़। क्यों साहब, आप क्या फरमाते हैं? खैरसल्ला, माशाअल्लाह बेचारा मर गया। मुमताज़, बस इसलिए आप रोते हैं। अब देखिए उसकी बीवी को वो खबर ये दे रहा है कि माशाअल्लाह, यानी कि आपका शौहर मर चुका है। तो उसकी बीवी को सीना पीटना चाहिए, सर फोड़ लेना चाहिए, आहो फुगा करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बेहोश हो जाना चाहिए, कुछ भी नहीं, उस पे कोई असर तारी नहीं हुआ। उल्टा क्या कह रही है, कोई बात नहीं, बस वो मर गया इसलिए आप रो रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है। समझ रहे हैं अहमियत क्या है बीवी की नज़र में। अब देखिए खैरसल्ला, लो यहाँ तो कुछ असर ही ना हुआ। जाहिर सी बात है वो सुन करके इसके जुमले से। क्यों मिस साहिबा, आपकी इस मामले में क्या राय है? अब मुमताज़ जो है वो खैरसल्ला की बीवी से पूछती है कि अच्छा ये जो जैसे हमारा शौहर मर गया, तो शौहर मरने के ख्याल के हवाले से आप क्या सोचती हैं? तो मेम कहती है, अजी जाने दो, अगर शौहर मर जाए तो मैं समझूंगी घर का कुत्ता मर गया। खैरसल्ला, अब आप क्या करोगी? मुमताज़, करूँगी क्या, कोई और मुस्टंडा मर्द कर लूँगी। इसमें जो गुफ्तगू होती है ना, बहुत मज़ेदार गुफ्तगू होती है। यहाँ पे बस इतना दिखाया जाता है कि इन औरतों की नज़र में मर्दों की कोई अहमियत नहीं है। यहाँ तक कि ये जो है क्या नाम है, मुमताज़ जो है वो कहती हैं कि अब तो मैं पार्टी रखूँगी, पार्टी करूँगी, डांस करूँगी, ये बहुत सारी चीज़ें बताती हैं। बहरहाल तो अब देख रहे हैं कि इनका जो मानना है
मेम का, वो कहती है वो उनसे ज़्यादा खतरनाक है। वो कहती है कि अगर शौहर मर जाए मेरा तो मैं तो समझूंगी कि घर का कुत्ता मर गया। यहाँ तक कि फिर ये कहती हैं कि मैं भी सोच रही हूँ कि अगर मेरा शौहर मर जाए तो मैं भी एक मुस्टंडे से शादी कर लूँ, ये वो। और फिर खैरसल्ला से ही वो पूछती है कि आपकी क्या राय है। तो वो कहती है वो अब मेरे मरने के हवाले से मुझे से पूछा जा रहा है। बहरहाल वहाँ पे और भी दो चार बातें होती हैं जिसमें बहुत ही मतलब तल्ख़ हकीकत को लेकिन मज़ाहिया अंदाज में दिखाया गया है कि खैरसल्ला की बीबी कहती हैं कि बोसा लेना तो कोई बहुत बुरी बात नहीं है, गैर से बोसा ले लो, पैसा अगर दे दे तो पैसे पे बोसा ले लो। तो ये खैरसल्ला कहता है कि अच्छा, यानी कि बोसा गोया कि दुकान में बिक रहा हो, पैसा दो और ख़रीद लो। तो वहाँ पे एक जदीद ज़हनियत को बहुत ही कारी ज़र्ब लगाया गया है। वहाँ पे अगर आप देखेंगे और अगर फ़िक्रमंद होकर के पढ़ेंगे वहाँ पे तो समझने में आएगा कि पहले के वक्त में आज से 50 साल या 100 साल पहले जो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मतलब जिसको हम लोग अहमियत देते थे उन चीज़ों के हवाले से, उन्हीं चीज़ों को आज जो है कितना आम कर दिया गया है। तो उन चीज़ों में एक फ़र्क करके देख सकते हैं। बहरहाल वो मज़ाहिया अंदाज में ही दिखाया है क्योंकि अपनी बीवी को ही बोसा लेने के लिए उसको अठन्नी देना पड़ता है। बहरहाल चलिए, तो इस सीन में कुछ होता नहीं है कि बस ये आकर के खबर देता है अपने इसको माशाअल्लाह के मरने का। तो ये लोग बताती है कि मुझे लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो माशाअल्लाह फिर आ जाता है इसी दरमियान में, ठीक है। ये सीन ज़रा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है कि माशाअल्लाह आता है, फिर उसकी बीवी पहचान जाती है खैरसल्ला की बीवी, फिर वो छुप करके जो है मर्द की आवाज़ में बात करती है, वो सब सीन। निचोड़ यही है कि ये दोनों थिएटर जाना चाह रही थी। उस दरमियान में चूँकि पिछले सीन में ये दोनों बहुत परेशान थे माशाअल्लाह और खैरसल्ला, तो ये लोग जो है सदमा देने के लिए प्रोग्राम बनाता है और आकर के जब खैरसल्ला खबर देता है कि वो मर गया तो इन लोगों पे कोई असर नहीं होता है। उल्टा ये लोग जो है और ज़्यादा मज़े लेती हैं और ये कहती है कि अब तो अच्छी बात है, हम तो आज़ाद हो गए, या फिर कोई दूसरा मुस्टंडा अपने इसमें कब्ज़े में लेकर के आ जाएँगे। उसका फिर माशाअल्लाह भी वारिद हो जाता है। मरने की खबर लेकर आए हो या खुद ही मर रहे हो, माशाअल्लाह से ये खैरसल्ला से माशाअल्लाह पूछता है रूम पे आकर के। खैरसल्ला, उसने कहा कि एक कुत्ता मर गया और खूब हंसी और खुश हुई, ठीक है। माशाअल्लाह, बेवफा कुतिया, तुझे गम के बदले खुशी और रोने के बदले हंसी। यानी कि जाहिर सी बात है वो जो प्रोग्राम था उसका उल्टा हो गया ना। ये लोग सोच रहे थे कि अच्छा उनको सदमा पहुंचाएंगे, लेकिन उनको तो खुशी हो रही है। ये सीन फिर इन दोनों के ही बातों पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। वाज़ेह है सीन? जी सर। चलिए, बाब तीसरा सीन चौथा, अगला महल। अब अगला महल में देखते हैं, मुख्तसर सीन है ये। कहरमान, अब असल में यहाँ पे क्या है वो देखिए। अफसोस, क्या सोहेल और बदनसीबी साथ पैदा हुए हैं जो अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ती है। मैंने मोतबर शख्स से सुना है कि वो फिर शमसा के सिपाहियों के हाथ गिरफ्तार हो गया। पहला, वाकई ये दहशत खेज और खौफनाक खबर है। कहरमान, ऐ मेरे शरीफ दिलेरो, मैं कसम खाता हूँ कि जब तक इस सर में नामदारी का जुनून है और जब तक इन रगों में शरीफ माँ बाप का खून है, जिसमें जान हाथ में तलवार है और उसमें धार है, जनरल कहरमान सोहेल की जान ज़रूर बचाएगा। इस सीन में इस बात को वाज़ेह किया जाता है। कहरमान जो अपने सिपाहियों से गुफ्तगू करता है और ये कहता है, पहले तो अफसोस जाहिर करता है कि दोबारा सोहेल जो गिरफ़्तार हो गया है और उनको ये पता चल जाता है कि शमसा का मंसूबा ये है कि उसे एक घर में रखा जाए और उस घर को रात में बम से उड़ा दिया जाए और उसे कहा जाए कि नागाहानी मौत हो गई। लेकिन इन लोगों का अब मंसूबा ये बनता है कि हम लोग जा कर के इस वाक़ये से पहले ही, यानी 12 बजने से पहले ही उनको निकाल लाएंगे वहाँ से। ये लोग मंसूबा बनाते हैं, ठीक है। इस सीन में बस इतना दिखाया जाता है। वाज़ेह है? जी। अब बाब तीसरा सीन पांचवा देखते हैं, संगीन महल, ठीक है। अब ये संगीन महल नाम ही से पता चलता है, संगीन महल यहीं पे सोहेल को रखा गया है मारने के लिए, ठीक है। अब इस महल के सामने में पहले ताहिरा को दिखाया जाता है। ताहिरा जो कि महल से मुखातिब होकर के कहती है, क्या कहती है? ऐ बेरहम संगीन मकान, ऐ खौफी दरो दीवार, कि तुमको बनाते वक्त मज़दूरों ने अच्छी तरह पानी नहीं पिलाया था, जो अब एक मासूम बच्चे के खून से अपनी प्यास बुझाना चाहती है।
चार दीवारियों में उसे कैद किया है, वो तो इसके लिए निहायत भी आराम जगह है। तुम सब मेरी आहो सोच से नर्म हो जाओ, मेरे बच्चे पर रहम खाओ। यानी कि ताहिरा को भी पता है कि इस मकान को तो अभी उड़ा दिया जाएगा, तो ये जो है मकान से मुखातिब होगा। ज़ाहिर सी बात है, ये जो है हम इस तरह समझ सकते हैं कि एक माँ जो है मतलब उनकी दिल की बातें वो ज़ाहिर सी बात है इस तरह की बातें ही निकलेंगी। बाकी जो मंसूबा बनाना है वो तो शहरियार और ये लोग बनाते हैं। शहरियार: बानू साहिबा सब्र कीजिए, शुक्र का मकाम है। उस तरफ की दीवार में एक ईंट सरकी हुई है, मैं जाकर कोई वजनी हथौड़ा लाता हूँ और अंदर जाने का रास्ता बनाता हूँ। अब जो है शहरियार यहाँ से इससे ताहिरा से मुखातब होकर के चला जाता है कि इस महल में एक ईंट कहीं पे सड़की हुई है, उसको हम लोग निकाल के वहाँ पे रास्ता बना लेंगे। अब इसी दरमियान में शम्सा यहाँ आ जाती है और शम्सा और ताहिरा में गुफ्तगू होती है। शम्सा से भीख मांगती है ताहिरा कि मुझे भीख में दे दो, चूँकि मेरे शोहर को तुमने मार दिया, मेरे बेटे को मार दिया, अब इसे मुझे बख्श दो, मैं इसे लेके कहीं चली जाऊंगी। लेकिन वो नहीं बख्शती है। उसी दरमियान फिर शहरियार शम्सा के जाने के बाद फिर शहरियार इसके पास आ जाता है। आकर चलिए अब जल्दी कीजिए, वो रास्ता बना करके आ चुका है। तुगरुल, अब तुगरुल जो है इन दोनों को देख लेता है। तुगरुल बेग वही शम्सा का सिपा सालार। कौन? शहरियार और ताहिरा। तुगरुल, अब यहाँ पे ब्रैकेट में दिखाया जाता है इस तरह से कि तुगरुल और शहरियार का लड़ना, तुगरुल का पस्त होना, एक सिपाही का शहरियार से मुकाबला करना, तुगरुल का मकान के अंदर भाग जाना, कहरमान का आकर फायर करना, सिपाही का मरना, मकान का गिरना, तुगरुल का मकान के नीचे आकर मर जाना। यानी कि जब शहरियार उसमें एक रास्ता बना करके महल में जाने के लिए रास्ता बना करके ताहिरा को लेने के लिए आता है, तो उसी वक्त तुगरुल देख लेता है। फिर तुगरुल और शहरियार के दरमियान में लड़ाई होती है और इसी दौरान होता यह है कि कहरमान आ जाता है और फिर तुगरुल जो है भाग करके एक मकान के अंदर चला जाता है और वो मकान किस तरह गिर गया, लेकिन वो मकान गिर जाता है और गिरने की वजह से उस मकान में दब करके तुगरुल बेग मर जाता है। ठीक है, यहाँ पे तुगरुल बेग का खात्मा हो जाता है। और फिर उसके बाद देखिए शम्सा, फतेह फतेह, खुशी खुशी। कहरमान अब उसको जवाब देता है, नहीं, शिकस्त। शम्सा, कौन? दगाबाज कहरमान। कहरमान कहता है, उधर देख। शम्सा, कौन? ताहिरा और सुहेल फरार। सबका जाना और ड्रॉप सीन का ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता गिरना। यानी कि अब इस सीन में क्या है कि वही तुगरुल बेग और इसके दरमियान में मारपीट हुई और उसके बाद तुगरुल बेग शिकस्त खा जाता है, वो मकान में दब करके मर जाता है। शम्सा को लगता है कि उनकी फौज जीत रही है, लेकिन कहरमान बताता है कि नहीं, तुम हार रही हो क्योंकि सुहेल और ताहिरा फरार हो चुका है। बस ये सीन यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो इस सीन में देखिए गोया के तुगरुल की मौत किसमें है? बाब तीसरा सीन पांचवा, तीसरे बाब के सीन पांचवें में तुगरुल बेग की मौत हुई है। ठीक है, वाज़ेह है? जी। अब हम लोग देखते हैं बाब चौथा सीन पहला। ठीक है, परेड। चौथे बाब के पहले सीन में परेड दिखाया गया। परेड हम लोग देखते हैं ना, वो सिपाही जो उनकी जो एक प्रोसेस है, पीटी या परेड बोलिए, तो परेड में सोहेल, क्यों दोस्तों, अगर दुश्मनों ने सर उठाया, लड़ने मरने का मौका आया तो तुम क्या करोगे? अब सोहेल इतना बड़ा हो गया कि वो सिपाहियों से मुखातब हो सके। बहरहाल अपने सिपाहियों से वो बात कर रहा है कि अगर ऐसा वक्त आ जाए कि हमें मरना पड़े, लड़ना पड़े, तो क्या करोगे? तो सिपाही कहता है, हम क्या करेंगे, अगर वो पहाड़ होगा तो हम उस पर पिल पड़ेंगे, यानी टूट पड़ेंगे, कि अगर वो पहाड़ भी हो जाए, हमें अगर लड़ना हो पहाड़ से भी, तो हम पहाड़ पर टूट पड़ेंगे। फिर सबका जाना, और ये सीन बहुत मुख्तसर है, सीन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यानी कि यूँ समझिए कि इस सीन से ये जाहिर किया जा रहा है कि अब जो है शम्सा के सिपाहियों से लड़ने के लिए फ़ौज तैयार की जा रही है। अब चौथे बाब का दूसरा सीन देखते हैं, मैदान जंग। देखिए ये इसीलिए ये परेड जो कराया जा रहा है ना, फ़ौज तैयार की जा रही थी, अब इस सीन में जंग को दिखाया गया है। अब देखिए मैदान जंग है। शम्सा, अफसोस, दुश्मन आंधी की तरह मंडला रहा है, शिकस्त व फतेह में उम्मीद व बीम के बादल मेरे सर पर छा रहे हैं, मेरी अक्ल बाज हुई जाती है, कोई तदबीर समझ में नहीं आती है, कत्लू ने भी कोई कासिद नहीं भेजा जिससे जंग का नतीजा मालूम होता। हाँ, वो कोई आ रहा है, यानी कि
महल के बाहर जो है मैदान में जंग हो रही है और ये परेशान है कि जंग में क्या नतीजा निकल रहा है इनको पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि कत्लू की तरफ से, क्योंकि कत्लू लीड कर रहा है इनकी फ़ौज को, तो उधर से कोई कासिद नहीं आ रहा है जिसकी वजह से इनको नतीजा ही नहीं समझ में आ रहा है और ये कुछ समझ नहीं पा रही। ज़ाहिर सी बात, दूर से इनको क्या पता रहेगा जब तक कोई पैगाम ना आए। तो एक पैगाम लेकर के कासिद आता है और कासिद उनको बताता है कि अफ़सोस, नामुराद शहरयार ने उस ज़ोर से हमला किया कि हमारी जीती बाजी पलट गई और निस्फ़ से ज़्यादा फ़ौज कट गई। पहले तो ये समझाता है कि हम लोग जो है जीत रहे थे, तो वो बहुत खुश होती है, लेकिन आखिर में वो बताता है, पूरे इश्तियाक को जगा देने के बाद बताता है कि हम लोग हार गए। तो शमसा निकल जा यहाँ से बेशऊर कासिद, हुजूर हुजूर नामर्द सिपाही भागे जाते हैं और जाबाज बहादुर फतेह फतेह पुकारते पीछे आते हैं। एक और कासिद उनको ये बताता है कि मतलब एक फ़ौज जो है उसकी हार हो चुकी है और एक फ़ौज जीत चुकी है। अब जो है शमसा सुस्ती, हमारी फ़ौज जीत चुकी है, तो वो कहती है ओ कामयाबी, फतेह फतेह। फिर कासिद कहता है कि मगर हुजूर हमारी नहीं, दुश्मनों की, यानी कि हमारी फ़ौज भाग रही है और दुश्मनों की फ़ौज उसके पीछे पीछे दौड़ रही है, गोया हम शिकस्त खा रहे हैं। अचानक से कत्लू वहाँ पे आ जाता है स्टेज पर। कत्लू, शमसा अब यहाँ दम न लो, दुश्मन सूली और हथकड़ी लिए हुए पीछे आ रहे हैं। शमसा, अच्छा भागो। कहरमान आकर खबरदार जाने ना पाएं शमसा और कत्लू का गिरफ्तार हो जाना। गोया के इस सीन में जंग हुई। जंग में कहरमान जिस फ़ौज की सिपाहसालार हैं वो फ़ौज जीत जाती है और शमसा की फ़ौज हार जाती है। कत्लू जान बचा करके आता है, सोचता है शमसा को लेके भाग जाएंगे, लेकिन दरमियान में कहरमान आ जाता है और इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों, शमसा और उनका आशिक सिपाहसालार कत्लू, गिरफ्तार हो जाता है। अब इन दोनों के दरमियान में गुफ्तगू होती है। फिर ताहिरा जो है ज़रा पंदो नसीहत के अंदाज़ में बात करती है। फिर शमसा से वो मुखातब होकर के कहती है, शमसा और कत्लू, जहाँ एक हाकिम का कानून और इंसाफ जारी होता है, वहाँ कोई फ़र्द बशर जुर्म का इर्तिकाब नहीं करता, मगर तुमने खुदा से हाकिम और चाँद, सूरज, सितारों और फरिश्तों जैसे हकीकी कानून और पाक इंसाफ के होते हुए कैसे कैसे गुनाह किए हैं और बर्बरियत का कोई सबूत तुम्हारे पास नहीं। ताहिरा जो है, चूँकि अब शमसा और कत्लू दोनों गिरफ्तार हो चुका है और दोनों जो है मनफी किरदार है, जालिम किरदार है, तो अब ताहिरा चूँकि मज़लूम रही है अब तक और राह हकीकी पर रही है, तो अब जो है वो ये बताती हैं कि जबकि इस दुनिया में अल्लाह ताला का कानून जारी है, तुमने उस कानून को दरकिनार करके तुमने जुल्म व बर्बरियत का बाज़ार गर्म किया है। तो अब जो है इस बात पे जो है शमसा कहती है, ये तू किससे कह रही है? तंज़ अंदाज में, ताहिरा, तुझसे जिसने चंद रोज़ा ज़िंदगी के लिए कैसे कैसे जुल्म सितम किए। अब वो तेरा मक्र फ़रेब कहाँ है देख, तू इस वक्त किस हाल में है, वो तेरा उरूज पस्ती है, तू माफ़ी किस मुँह से मांग सकती है। अब जो है ताहिरा उसको आईना दिखा रही है कि तुमने जिस उरूज की खातिर जुल्म और सितम किए, वो उरूज तो अब ज़वाल में बदल गया है। लेकिन शमसा का जो जवाब आता है ना, वो यहाँ पे मेरे ख़्याल में ड्रामे की खामियों में से एक है। शमसा का जवाब, तो क्या तू ये चाहती है कि मैं भी तेरे आगे ज़िंदगी के लिए आजिज़ी करूं? यहाँ पे इससे पहले का जुमला आता है उनका कि मैं तुझसे एक रोज़ भीख मांगी थी सुहेल की जान के लिए, लेकिन तुमने नहीं दी थी, लेकिन मैं तुम्हें मुफ्त में बख्शती हूँ। लेकिन शमसा उसको कबूल नहीं करती है, उसको वापस लौटा देती है। क्या कहती है देखिए ताहिरा, नहीं मेरा ये ख्याल नहीं, मैं फ़कत तुझे ये याद दिलाती हूँ कि उस वक्त तूने मुझे भीख में ठोकर दी थी, लेकिन मैं तुझे बग़ैर माफ़ी मांगे तेरी ज़िंदगी बख्शती हूँ। शमसा, मैं तेरी माफ़ी को तेरे चेहरे पर नफ़रत से वापस फेंकती हूँ। यहाँ पे शमसा जो है चूँकि एक मनफी किरदार है, जालिम किरदार है, और इनका जो ख़ात्मा होना चाहिए था, इख्तिताम होना चाहिए था, वो किस तरह, बहुत ही दर्दनाक, इबरत अंगेज़ होना चाहिए था। इनको, शमसा को ताहिरा के कदमों पे पहले से गिर करके माफ़ी मांगना चाहिए था। वो जो है दिखाना चाहिए था कि इनको इस बात का इल्म हो गया है कि वो गलत रास्ते पर है, वो जुल्म सितम की है, जिसके लिए वो अब जो है शर्मिंदा है, नादिम है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाया गया। दिखाया क्या गया
कि शम्सा जो है माफ़ी माँगने की बजाय वो शान से मर जाना पसंद करती है। ये जो हौसला है ना, ये जो शान है ना, ये मुस्बत किरदारों में हुआ करती है। ये जो लहज़ा है, ये जो तरीका है, ये मुस्बत किरदार अपनाते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि आगा हश्र काश्मीरी ने ज़रा-सी चूक की है कि यहाँ पे मनफ़ी किरदार को मस्बत अंजाम दे दिया है। ज़ाहिर-सी बात वो क्या करती है, देखिए शम्सा कतलू को और अपने आप को पिस्तौल से हलाक कर देती है। क्यों? क्योंकि कतलू जो है वो जान के लिए भीख माँगना चाहता है। वो सोचता है कि नहीं, मुझे वो शान हकीकी नहीं चाहिए कि भाई हम राजाओं की तरह मर जाएँ, हम जो है जान अज़ीज़ है। ज़ाहिर-सी बात है, जो मक्कार इंसान होते हैं ना, जो ज़ालिम इंसान होते हैं ना, वो असल में होते हैं बुज़दिल। उनके लिए ना जान अज़ीज़ होती है, किसी भी तरह ज़िंदा रहना है। तो कत्लो उस तरह दिखाया जाता है, लेकिन शम्सा को उस तरह नहीं दिखाया गया। तो यहाँ पे एक लूप होल हो गया। आप लोगों को क्या लगता है? मुझे यूँ लगता है ड्रामा पढ़ने के बाद कि अगर आगा हश्र कश्मीरी ने अभी ये इस टाइप का मतलब किया है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनके घर तो ये लोग मतलब सब कोई नौकर ही रहते हैं। बहुत छोटे ओहदे पे होते हैं सबको, ये ताहिरा वगैरह, क्योंकि वो काम करती, मतलब अल्फाज से लगता है कि उसी के घर पे रहती है, काम वगैरह करती है। तो उस ये लोग मानता हूँ कि फ़तेह कर लेता है, लेकिन इतना उन लोग के अंदर शायद दबदबा नहीं कर सकता है कि एक बादशाह की जो बहन है, चाहे वो जैसा भी हो, तो शायद उसको उस अंदाज़ से ये लोग काबू नहीं कर पाता है। असल में और हाँ, आपकी बात तो एक ज़ाविये से सही है, लेकिन मैं बताता हूँ, आप जितनी भी कहानी पढ़ेंगे ना, जिसमें खैर और शर की लड़ाई हो, तो उसमें शर को इस तरह दिखाया जाता है आखिर में, जिसकी कि खैर गालिब आ चुकी है और शर जो है ना वो शर्मिंदा है। समझ रहे ना? तब ना हम इबरत कैसे लेंगे? नहीं तो लोग तो भाई ज़ाहिर-सी बात है ज़ुल्म सितम करेंगे और शान से मर जाएँगे। लेकिन मसला ये है ना कि रस्सी जल जाए तो जल जाए, नहीं। लेकिन बल ना जाए। हाँ, यही चीज़ असल दिखाने में की असल में फिर अगर देखिए, कहानी से, लिटरेचर से पैगाम ज़रूर ये पहुँचाना होता है कि आप जो है ना सही सबक लें, है ना? तो यहाँ पे शर का अंजाम जो है ना सही नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि जितने भी मक्कार इंसान होते हैं, अक्सर व बेशतर मैंने जो भी कहानियाँ या जो भी चीज़ों को मैंने पढ़ा है, उसमें दिखाया जाता है। और यही किरदार का एक तरीका भी होता है कि अगर आपका किरदार मनफ़ी है, तो उसको इस तरह दिखाना कि लोग उससे दूर हटें, वो मनफ़ी किरदार को अपनाएँ नहीं। अब इस पूरे ड्रामे में क्या हुआ कि शम्सा जो है ना शुरू से लेके आखिर तक शान और दबदबे से ज़िंदगी गुज़ारी और मर गई। लेकिन रियाकार किरदार के अंदर में होना ये चाहिए था कि ज़िंदगी उसके लिए अज़ीज़ होनी चाहिए, ना कि ताज और तख्त, ना कि पैसा, कुछ नहीं। बस आप जो है उनकी जान बख्श दीजिए। फ़िल्मों में भी दिखाया जाता है, जिस फ़िल्म में भी दिखाया गया कि शर की जीत हुई है, बस वो फ़िल्म फ्लॉप हो गई है। तो यहाँ पे यही मामला हुआ है। लेकिन बहरहाल देखिए, अदब का ना यही सबसे बेहतरीन पहलू भी कह लीजिए, और यही पहलू वो ऐसा पहलू है जिसकी वजह से दूसरे स्ट्रीम वाले अदब को ताव में नहीं लाते हैं। वो ये है कि अदबी तख्लीक की जो शरह है ना, हर इंसान अपने अंदाज़ से करता है, अपने नज़रिए से करता है। और इसी वजह से इसमें कोई स्टैटिक पहलू नहीं निकलता, एक पैगाम नहीं निकलता है। मान लीजिए इस ड्रामे का आप जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम अलग-अलग एक मकसद निकालेंगे, एक पैगाम निकालेंगे और अलग-अलग ज़ाविये से तज्ज़िया करेंगे। यही चीज़ अगर तारीख़ में होती, साइंस में होती, तो ऐसा कभी ना होता। एक ही बात तमाम लोग लिखते। अदब में ऐसा कभी नहीं होता है। अदब स्टैटिक नहीं है, अदब डायनामिक है। हर कोई अपने-अपने अंदाज़ में लिखता है। तो ये चीज़ अदब के लिए खूबी है। दूसरे स्टेम वाले इसको ख़ामी समझते हैं। और यहीं पे देखिए, मेरा मानना यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आगा हश्र से चूक हो गई है, गलती हो गई है। अब यहाँ पे आप तमाम साहब अक़्ल हैं और आप तमाम जब तज़्ज़िया करेंगे तो अपने-अपने अंदाज़ में कि शम्सा की मौत इस तरह क्यों दिखाई गई है, उसके लिए आप अपना-अपना जवाज़ पेश करेंगे। मैंने जो जवाज़ पेश किया है, वो अपने अंदाज़ में पेश किया है। मुझे लगता है ऐसा होना नहीं चाहिए था। वरना जब तक आप किसी भी ड्रामे का एंडिंग सही नहीं करेंगे, वो ड्रामा नहीं चलेगा पूरी तरह से। आप चाहे शेक्सपियर के ड्रामों को देख लीजिए, मुझे नहीं लगता है, मैंने जो भी ड्रामा पढ़ा है उसमें इस तरह से दिखाया जाए। या तो ड्रामे एंडिंग को सस्पेंस छोड़ दीजिए, या ऐसा छोड़िए कि लगे लोग इबरत लेना। मकसद तो यही है, इबरत देना। हम लोग यहाँ पे इबरत क्या लिए हैं कि भाई शम्सा की मौत इज़्ज़त व एहतराम से हो गई। इज़्ज़त व एहतराम की मौत
राह हकीकी में चलने वालों की होती है। अच्छा, क्यों? क्योंकि तौफीक के बयान को देखिए, तौफीक के बयान के मुताबिक तौफीक की मौत इस तरह होनी चाहिए थी और हुई भी। वो सीधे रास्ते पर है और करके वो चलिए उन्होंने मौत को कबूल कर लिया। कत्लू की मौत जिस तरह हुई वो सही मौत थी। वो जो है जुर्म का इर्तिकाब मुर्तकिब हुआ और कबूल किया, इन्होंने नहीं किया। बहरहाल चलिए, अब इस तज्ज़िये में हमको नहीं पढ़ना है क्योंकि इम्तिहान में ये नहीं पूछा जाएगा, हमें समझना था और मैंने बस ऐसे ही बता दिया। अच्छा, यहाँ पे इस सीन के बाद ना अगला सीन होना चाहिए था, बाब चौथा, सीन तीसरा होना ये चाहिए था, सीधा ताजपोशी। ये जो है ना सीन, ये सीन चौथा ये होना चाहिए था। ये जो सीन है ना डाक बंगला, यहाँ पे भी ड्रामा निगार से एक चूक हुई है मेरी नज़र में। इन्होंने ठूस ठास के इस सीन को डाला है, इसकी ज़रूरत नहीं थी। ये सीन बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। असल में उनका ज़हन इस तरह रहा होगा शायद, अगर मैं पहुँच सकूँ, कि अचानक से इस तरह किरदार अगर ख़त्म करेंगे ताजपोशी के बाद तो मज़ा नहीं आएगा। ऐसा करते हैं कि कुछ मज़ाहिया पहलू डाल देते हैं, उसके बाद ख़त्म करेंगे। तो बीच में क्या हुआ कि शम्सा का इख्तिताम हुआ, उसका ताजपोशी हो जाने के बाद पर्दा गिरा देने से बहुत उम्दा होता है, एकदम काबिले मतलब तारीफ़। बीच में जो ये इख्तिताम और ताजपोशी के बीच में डाक बंगला लाया, और बहुत ही वाहियात ये सीन इसलिए है क्योंकि तमाम किरदार नए, अचानक से एक ही सीन में तमाम नए किरदार आ गए। तो इससे ये हुआ कि किरदारों को ज़हन में रखने में इल्यूज़न पैदा हो जाता है, परेशानी हो जाती है, और ये चूँकि बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला है, तो जो क़ारीन हैं उनका जो फ़ोकस है वो भटक जाता है। और इस ये ड्रामा अपने वक़्त में मकबूल रहा, लेकिन इस ड्रामे के लिए जो एक लूप होल कहा गया है वो तवालत है, और ख़ास तौर से ये जो सीन है वो तवालत को बढ़ाने में का बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा किया है। तो बहरहाल आप लोग पढ़ें, आप लोग बताइए ज़रा 1-2 मिनट में, ताकि फिर आगे बढ़ें हम लोग। क्या आप लोग कुछ कहना चाहते हैं इस सीन के बारे में? नहीं कहना चाहते हैं ना आप लोग, हैं कि नहीं है? है। हाँ, बस चलिए। बहुत बेकार सीन है। हाँ, देखिए, असल में हर सीन में जब सीन में किरदार जब वो रिपीट होते हैं ना, तो हमारे ज़हन में वो किरदार बैठ जाते हैं। अब अचानक से एक सीन में इतने किरदारों को पढ़ना फिर ज़हन में रखना मुश्किल हो जाता है। तो अब क्या बताऊँ, मैं सोच रहा था कि इसके बाद मैं इसका तज्ज़िया ज़रूर करूँगा, तज्ज़िया पेश करूँगा इसका किसी मकाले वगैरह के लिए, क्योंकि मुझे इसमें बहुत सारे पहलू ऐसे लगे जिसमें लिखना चाहिए। तो ये एक सीन बेकार सीन है, क्योंकि ड्रामे में ख़ास तौर से कहा ये जाता है कि फ़िल्म में जो पहलू हो ना, वो तमाम जब फ़िल्म देख के आप निकले ना, तो एक तासुर पैदा हो कि आप 5 मिनट 10 मिनट में एक तासुर बयान कर दें। इसमें अचानक से ये सीन जो है ना तासुर को भटकाने वाला है। बहरहाल चलिए, हमें तो पढ़ना है क्योंकि इम्तिहान में इस सीन से भी सवाल होगा। अब एक नया किरदार हमारे सामने आता है, शहबाज। शहबाज डंडीबाज, इसको देख लेते हैं हम लोग इस सीन में। अच्छा, आप लोगों से एक सवाल ताकि इंटरेस्ट बना रहे, शहबाज असल में क्या है ज़रा बताइए तो। पागल है वो। बहुत खूब, शहबाज जो है वो किरदार पागल किरदार है, ठीक है। चलिए देखते हैं शहबाज। मेरा नाम शहबाज खान डंडेबाज, और मेरे डंडे का नाम पाजी नवाज। कोई शख्स खिनियाया तो मैंने एक डंडा जमाया। खिनियाया, यहाँ पे या जो है ना एक और होना चाहिए था, खिनियाया, तो मैंने एक डंडा जमाया। आज कई आदमियों के कहने से मैं एक औरत पर आशिक हो गया हूँ, मगर वो मेरे दाम में नहीं आती, अपने को शोहर वाली बताती है। खैर देखा जाएगा। अब मैं उसकी जुस्तजू में जाता हूँ, कुछ पता लगाता हूँ, जाना। यानी कि शहबाज का किरदार सामने में आता है। शहबाज के हाथ में एक डंडा है, वो वाज़े करता है कि मुझे जो है एक लड़की पसंद आ गई है, लेकिन वो लड़की जो है अपने आप को कहती है कि मैं शादीशुदा हूँ और वो मेरे पंजे में किसी तरह से नहीं आ रही है। बहरहाल देखते हैं, उसकी जुस्तजू में जाते हैं, क्या होता है। उसके बाद जो है खैरसल्ला का किरदार सामने होता है। खैरसल्ला आकर स्टेज पर, शमसा और कत्लू का जो अंजाम हुआ उसके कहने की अब ज़रूरत नहीं। बंदे ने उनके अंजाम के साथ अपना नतीजा भी खूब न जाना और दिल में यही ठाना कि ट्यू फैशनेबल जोरू को किसी दूसरे शहर में ले जाऊं, वो ज़रा फैशन से नाचेगी
और हम ज़रा फैशन से ढोल बजाएंगे। मगर वो तो सुनते ही साया की तरह चलती बनी और हम डंडे बजाते रह गए। एडी कॉन्ग के साथ जोरू का भी खात्मा हो गया। सरकारी आदमियों की निगाह बचाता हुआ उस कोट पतलून की आड़ में आ निकला। असल में ये जो है ना बहुत मुख्तसर में यहाँ पे एडी कॉन्ग के किरदार को मतलब दबाया गया है ज़रा सा। किस तरह से कि चूँकि अब देखिए वो तुगरुल बेग का अहम आदमी था खैर सल्ला, तो अब चूँकि तख्ता पलट चुका है, अब तो दूसरे लोग आ चुके हैं, तो उन सिपाहियों से बचना ज़रूरी है इनको, वरना सिपाही पकड़ लेंगे इनको, कैदी बना लिया जाएगा। तो ये जो है समझ गया कि जब शमसार कत्लू का ये अंजाम हुआ तो मेरा भी अंजाम ऐसा ही होने वाला है। तो वो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाना चाहता है, ठीक है। तो अपनी बीवी को वो कहता है कि चलो हम लोग दूसरे शहर में रहेंगे, तुम फैशन से डांस करना, हम गाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन उसकी बीवी जो है ना वो अपनी राह यानी कि उसको छोड़ देती है और वो अलग हो जाती है, ठीक है। तो बीवी भी गई, तुगरुल बेग और चूँकि शमशा ये लोग सब चले गए, तो एडी कॉन्ग का जो ओहदा था वो ओहदा भी गया। यानी कि एक साथ देखिए तो बीवी भी एडी कॉन्ग भी सब गया। अब सिर्फ रह गया कौन? वही मोची कलर का खैर सल्ला, ठीक है। तो बहरहाल किसी तरह से सिपाहियों की नज़र से बचता बचाता वो एक जगह पे आ निकलता है, ठीक है। कहाँ पे? इसमें डाक बंगला में, ठीक है। ये आप कहाँ है, वहाँ पे वो आ जाते हैं। वहाँ पे शीरी नामी लड़के से मुलाकात होती है। ये सीन वाज़ेह है ना, ये जो खैर सल्ला का जो पूरा वाक़या है। जी। चलिए, शीरी आकर, जनाब मैं अपने शौहर के साथ रेल में आ रही थी। मेरा शौहर एक स्टेशन पर पानी पीने के वास्ते उतरा। इतने में सीटी हुई और रेल चल पड़ी। मैं यहाँ आई तो एक नीम वहशी शख्स मेरे पीछे पड़ गया। यानी कि जहाँ पे अब ये है वहाँ पे एक लड़की आती है, वो कहती है कि ट्रेन में मेरा शौहर कहीं पे छूट गया, मैं यहाँ पे आई हूँ। अब जो चूँकि मैं यहाँ आई हूँ तो एक शख्स जो है वहशी किस्म का वो मेरे पीछे है, और ये शख्स वही है शहबाज डंडेबाज, ठीक है। तो खैर सल्ला उनको कहता है कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं उसका सर तोड़ दूंगा। शीरी का बाजार जाना, यानी कि शीरी को ये पूरी तरह से मुतमईन कर देता है कि आप बेफिक्र रहें, मैं आपको आपकी शौहर की तरह जो है हिफाजत करूंगा, ठीक है। तो शीरी जो है अपने आप को महफूज मालूम करके वो कहती है ठीक है मैं अब बाजार जाती हूँ। वो बाजार जाती है, वहीं पे अब शहबाज डंडेबाज आ जाता है। शहबाज, अबे तू कौन है? उसका बाप है कि शौहर है? वो कहाँ है? यानी कि वो शीरी के हवाले से कहता है कि तुम कौन हो और शीरी के तुम कौन लगते हो? खैर सल्ला, मैं किसी को नहीं जानता। शहबाज, ठहर जा, मैं देखता हूँ कि तू किस तरह मरता है। यानी कि चूंकि वो बार बार पूछ रहा होता है कि बताओ शीरी, यानी कि वो लड़की कहाँ है, और ये बताता है कि मैं नहीं जानता। तो वो उसको धमकी देता है, अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ, तुम किस तरह बताते हो। खैर सल्ला, अरे दोस्त खामखा लड़ता है, अपना मतलब तो बता, यानी तुम क्यों पूछना चाहते हो, उसे क्यों ढूंढ रहे हो, ये बताओ। अब वो बताता है, अच्छा तो देख, अगर तू उसका शौहर है तो मैं उसके इश्क से बाज आ जाऊंगा। यानी कि उसका मतलब ये था कि वो उस लड़के पर शायदा हो चुका है, फिदा हो चुका है। वही कहता है कि अगर तुम शौहर निकले, यानी कि वो लड़की बता चुकी थी कि मैं शौहर वाली हूँ, तो यही वो कहता है कि अगर तुम उसके शौहर निकले तो मैं उसके इश्क से बाज आ जाऊंगा, यानी मैं उसे छोड़ दूंगा, उसका पीछा करना छोड़ दूंगा। खैर सल्ला, अच्छा मैं तुझसे कहता हूँ कि तुझे बाज रहना पड़ेगा क्योंकि वो मेरी बीवी है। चूँकि उन्होंने कहा कि अगर तू शौहर है तो मैं छोड़ दूंगा, तो ये उसको बचाने के लिए कहता है ठीक है मैं उसका शौहर हूँ। शहबाज, अच्छा तो मैं उसके इश्क से अब हाथ उठाता हूँ। शहबाज का जाना, ठीक है। यहाँ पे एक बात और ये है कि शहबाज उससे नाम पूछता है कि अच्छा तेरा नाम बता, तो वो अपना नाम बताता है मिस्टर खैरसल्ला। तो कहता तू झूठा है, क्योंकि उन्होंने नाम बताया था मुश्किल आसान। तो ये कहता हाँ मैं मुश्किल आसान ही हूँ, मैं बस तुझे आजमा रहा था कि तुम वाकई में आशिक हो कि नहीं वगैरह वगैरह। तो गोया के अब खैरसल्ला जो है शहबाज की नज़र में कौन है? मुश्किल आसान। ये सीन वैसा ही है जैसा कि हाउसफुल 3 में, गालिबन हाउसफुल 3 में दिखाया जाता है कि किस तरह अक्षय कुमार जो है मिथुन की नज़र में जॉली होता है, फिर ऋषि कपूर की नज़र में जॉली जो है वो जॉन अब्राहम होता है, फिर जो है और एक किरदार है वो जॉली होता है। तो 3 किरदार की नज़र में 3 अलग अलग जॉली होते हैं और तीनों को एक साथ एक जगह पे पेश होना होता है। तो बहुत ही भयानक वहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो इस किरदार को समझने के लिए उस सीन को देख सकते हैं। बहरहाल अब शहबाज वहाँ से चला जाता है। बस इतना याद रखिएगा, शहबाज की नज़र में खैरसल्ला मुश्किल आसान है। अब जमादार आता है। जमादार,
अच्छा ये बताओ, इधर कोई नीम वहशी आदमी तो नहीं आया था? खैर सल्ला, हाँ हाँ अभी उधर से गया है। लमटरंगाबाद पर सूटा तानता जाता था। जमादार, अच्छा हम उसकी तलाश में जाते हैं, अगर वो यहाँ आए तो उसे पकड़ रखना। इसका किरदार कुछ नहीं, बस जमादार का एक किरदार है तो मैंने लिख दिया है। जमादार चला जाता है, उसका फिर मुश्किल आसान आता है। मुश्किल आसान जो कि शीरीं का हकीकी शौहर है आकर, हाँ मेरे चचा यही हैं। इस दरमियान होता यह है कि एक और किरदार वहाँ पे वारिद होता है, चचा। और ये चचा जो है असल में आने के बाद शहबाज वहाँ पे पहले से मौजूद होता है। तो चचा जो है खैर सल्ला को समझता है मुश्किल आसान और अपना भतीजा, और उन दोनों के दरमियान तारुफ हो चुका होता है। मुश्किल आसान अपने चचा को पहचान लेता है आकर के। खैर सल्ला, नहीं सॉरी, ज़रा सा वो बाद में होगा। मुश्किल आसान जो है जैसे ही आता है घर ये स्टेज पर, तो ये देखता है कि दो वहाँ पे जो आदमी है खैर सल्ला, तो वो समझता है कि उनका जो चचा आने वाला है ना, बहुत दिनों बाद बिछड़ा हुआ है, मुलाकात नहीं हुई बहुत दिनों से। तो खैर सल्ला को देख करके ये समझता है कि यही मेरा चचा है, ठीक है। तो अब एक आदमी देखिए, शहबाज की नज़र में मुश्किल आसान हो गया, वो खैर सल्ला है, और वही खैर सल्ला मुश्किल आसान की नज़र में चचा बन गया, ठीक है। खैर सल्ला, हैं तू कौन है भाई? मुश्किल आसान, आपका भतीजा। खैर सल्ला, कमबख्त मुश्किल आसान तो मुश्किल बढ़ाए चला जाता है। मालूम हुआ कि ये और के धोखे में मुझे चचा जानता है। अब मैं उठ पटांग फेंकता जाऊं। अब क्या करता है, वो समझ जाता है कि अच्छा कोई और इनका चचा है, मुझे ये चचा समझ रहा है, तो चलो इसको ज़रा सताया जाए। तो और भी बातें होती हैं कि तू नालायक है। वो कहता हाँ बिल्कुल, तेरा बाप भी नालायक था, और इस तरह की बातें होती हैं। और कहता है कि चल कान पकड़ता है तो बोलता है क्या कि कान पकड़ने से क्या होगा, पाँव पकड़ता मतलब पाँव पकड़ने से क्या होता है। तो उस वक्त शहबाज कहता है भाई बस कर दे, इतने में तो खुदा भी राज़ी हो जाता है। बहरहाल उतने में क्या होता है, अब देखिए फिर शहबाज यहाँ पे कहता है खैर सल्ला, ठीक है ये हो गया। तो शहबाज वहीं पे मौजूद होता है, वहाँ पे अचानक से उसका कैरेक्टर वहाँ रहता है। शहबाज उसको मुश्किल आसान को कहता है चल अपने चचा को आदाब कर। अब मुश्किल आसान आदाब, खैर सल्ला आदाब से क्या होगा, अच्छा यहाँ पे है भी लिखा हुआ, आदाब से क्या होगा कान पकड़। मुश्किल आसान और खैर सल्ला का आपस में गले मिलना और दोनों का खुश होना। यानी कि अब तक जो किरदार है यूँ समझिए कि शहबाज की नज़र में खैर सल्ला मुश्किल आसान है, और मुश्किल आसान की नज़र में खैर सल्ला उनका चचा है। अब देखिए, मुश्किल आसान का जाना, उसकी असली चचा का आना, उसके असली चचा अब आ जाते हैं। अब खैर सल्ला, चलो एक बला तो टली, अब ये दूसरी भी टल जाए तो बंदा यहाँ से निकल जाए। यानी ये वो सोच रहा है कि चलो मुश्किल आसान तो यहाँ से गया, अब अगर ये शहबाज भी यहाँ से टल जाए तो मैं यहाँ से फटाफट निकलूँ, जान छूटे। लेकिन होता ये है कि मुश्किल आसान के जाने के जस्ट बाद ही चचा वहाँ पे आ जाता है। अब चचा आने के बाद दोनों से नाम पूछता है, शहबाज और खैर सल्ला से, कि तुम्हारा नाम क्या है। तो खैर सल्ला बताता मुश्किल आसान। क्यों मुश्किल आसान बताता है, ज़रा ये बताइए आप लोग। क्योंकि शहबाज उसके सामने ही रहता है। और शहबाज जो है बात बात में डंडा टान लेता है मारने के लिए, तो डर से बोलता है मुश्किल आसान। अब चचा, मुश्किल आसान बस तू ही मेरा भतीजा है। खैर सल्ला, लो थोड़ी देर पहले चचा था अब भतीजा हो गया, क्योंकि मुश्किल आसान आके सोचता है कि चचा आ गया और चचा बना लेता है उसको। अब जब चचा आता है तो सोचता है ये मेरा भतीजा है, ठीक है। अब उसी दरम्यान में शीरीं आ जाती है। शीरीं, आप तशरीफ़ ले आए चचा, मैं कदम बोस होती हूँ। मेरा शौहर इस वक्त मौजूद नहीं, लेकिन मैं उनकी तरफ से शुक्रिया अदा करती हूँ, ठीक है। अब जो चचा से वो शुक्रिया बातचीत करती हैं, तो चचा बेटी तेरा शौहर तो पहले ही यहाँ मौजूद है। वो कहती है मेरा शौहर मौजूद नहीं, क्योंकि मुश्किल आसान तो है नहीं, और चूँकि खैर सल्ला जो है चचा की नज़र में वो शीरीं का शौहर है, तो कहते हैं कि तुम्हारा शौहर तो यहीं पे है। शीरीं, आप किसे शौहर बताते हैं, मैं समझी नहीं। खैर सल्ला, बीवी इधर आओ मैं समझाऊँ। अब जो है उसको शीरीं को बीवी कह के पुकारता है। क्यों? क्योंकि अब जाहिर से ज़्यादा मामला गंभीर हो चुका है, समझाना तो पड़ेगा, क्योंकि शीरीं तो नहीं जानती है ना। शीरीं, हैं साहब आप दीवाने तो नहीं हो गए, मैं तुम्हें एक शरीफ आदमी समझी थी, मगर तुम तो कमीने निकले। कमी नहीं हो गया, कमीने निकले, ठीक है। खैर सल्ला, खुदा के लिए 5 मिनट के वास्ते मेरी बीवी बन जाओ और मुझे इस आफत से बचाओ। लेकिन वो जो है नहीं मानती है, और उसी वक्त फिर मुश्किल आसान आ जाता है। अब जो मुश्किल आसान आया तो और कन्फ्यूजन वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। फिर उसके बाद सब मिलके उनको दोहराता है, और बाद में वो खैर सल्ला सबको बताता है कि असल में शहबाज से
शीरीं को बचाने के लिए मैं मुश्किल आसान बना। उसी दौरान जो है फिर ये मुश्किल आसान आके उसको चचा समझ लिया, लेकिन सामने में शहबाज था। उसके डंडे से बचने के लिए फिर जो है मैं मुश्किल आसान बना रहा। शहबाज के सामने में ही जो है फिर चचा आ गया। तो ये सारा मामला उसकी वजह से क्रिएट हुआ और बचाना था शीरीं को। फिर ये लोग मिल करके उससे माफ़ी मांगते हैं और शहबाज को जमादार गिरफ्तार करके लेके चला जाता है और सीन वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ये सीन बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, मज़ेदार है लेकिन देखने में मज़ा आएगा। वाज़ेह है ये सीन? जी सर। अब बताइए, वो जो इससे पहले जो कत्ल होने तक का जो तासुर था वो ख़त्म हुआ कि नहीं? ये बिल्कुल। मुख्तसर में पढ़ के सीन से ज़हन भटक गया वहाँ से। चलिए बहरहाल अब हम लोग ताजपोशी में आ जाते हैं। बाब चौथा, सीन चौथा। ये चौथा सीन आखिरी सीन है, ये जश्न ताजपोशी, ठीक है। कहरमान। खुदा का शुक्र है कि गासिबों को शिकस्त और हकदारों को फतह नसीब हुई और मुल्क के खैर खाहों ने जिस काम का जिम्मा लिया था बड़े फ़ख्र के साथ कामयाब हुए। जब तक चांद सूरज की रोशनी ज़मीन व आसमान में पायदार रहेगी तब तक इस जिंदा वफादारी की ये तस्वीर दुनिया में यादगार रहेगी। अब जैसे कहरमान जो है यहाँ पे ऐलान करता है रियाया के सामने, और वहाँ पे चूँकि ताहिरा ने, आप याद रखिए, ताहिरा ने बहुत ऐसी कुर्बानी दी है जिसकी वजह से तारीख़ में उसे याद रखना चाहिए। उसने बादशाह से मोहब्बत की, ये वो मोहब्बत नहीं है, ये रियाया की मोहब्बत बादशाह के तई है। तो बादशाह के तई मोहब्बत की वजह से अपने शोहर को सामने में मरता देखती है, अपने लख्त जिगर रशीद को कत्ल होते देखती है, लेकिन बादशाह के वारिस को बचाती है। ठीक है, तो ये जो कुर्बानियाँ हैं तो इसका एतराफ़ किया जाता है यहाँ पे, और ये एतराफ़ किया जाता है कि जो नेकी है वो गालिब आ गई और बदी की शिकस्त हो गई। बहरहाल ताहिरा उसके बाद मैं वो भी कहती है कि मैं भी अपनी खुशकिस्मती पर नाज़ा हूँ कि खुदा का फ़र्ज़ और शोहर का हुक्म पूरा करने में सब्र इस्तक़लाल ने मेरा साथ दिया और मुझे ईमान के साथ कामयाब किया। क्योंकि शोहर का कहना था ना कि रशीद को कत्ल करना होगा, कुर्बान करना होगा, तो वो साबित कदम निकली, इस्तक़लाल पर रही। कहरमान, आइए और तख्त पर जलवा फरमाइए। सोहेल जो है ताज पहनने से पहले अपने उसको माँ ही मानता है ना, चूँकि तो माँ को ही ताज पहनाता है, वो नहीं मानती लेकिन फिर पहनती है चूँकि ज़िद करता है सोहेल। फिर वहाँ पे बैठने के लिए भी वही मामला होता है। तो कहरमान जब कहता है कि आइए जलवा अफरोज़ होइए, तो सोहेल कहता है कि नहीं, पहले अम्मी जान को बैठ लाइए। इसी तरह ताज पहनने में कहता है पहले ताज अम्मी को पहनाइए। ताहिरा, नहीं बेटा, इस पर बैठने का मुझे कोई हक नहीं है। सोहेल, क्यों, क्या मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ? अगर इस पर मेरा हक है तो फिर तुम्हारा भी। कहरमान, बानू अपने प्यारे की दूसरी जिद भी पूरी कीजिए। यानी पहली जिद थी ताज पहनने की, दूसरी जिद बैठने की। ताहिरा अच्छा मजबूरी बैठ जाती है और फिर कहती है कि लो आप खुश हो गए, अब तुम बैठ जाओ, और फिर सीन ख़त्म हो जाता है और ड्रामा भी शुक्रिया के साथ ख़त्म हो जाता है।